हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो हेलो। सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो तृतीय सत्र में यहाँ पर डॉक्टर अनीता भटनागर जैन आईएएस अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश 3 किताबों का लोकार्पण होना है, जिनमें एक है दिल्ली की बुलबुल, बाल कहानी चोरा चोरी और मिस सेहत। मेरा मैडम से अनुरोध है, मैडम स्थान ग्रहण कीजिए। मैडम की 14 भाषाओं में किताबें प्रकाशित हुई है और इसी वर्ष उनकी पुस्तक कुंभ अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर पेरिस में प्रस्तुत की गई है। आपको विभिन्न पुरस्कार, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस अवार्ड, बाल सुरक्षा सम्मान यूपी सरकार प्राप्त हो चुके हैं। आपने बाल परिवहन वाहिनी के लिए बेस्ट लेडी आईएएस ऑफिसर का पुरस्कार भी आपको मिला है, जो कि लखनऊ काउंसिल की तरफ से था। डीएम कानपुर में रहते हुए गंगा घाट की सफाई आपने स्वयं शुरू की और बाल पर्यावरण वाहिनी का गठन किया, जिसमें 75 स्कूल और कम से कम एक लाख से अधिक बच्चे सक्रिय रहे। आपकी पर्यावरण पर आपने एक फिल्म बनाई, हमारी पृथ्वी हमारा घर, जिसे यूनेस्को में भी प्रदर्शित किया गया। आपके लेखन में पर्यावरण, नैतिकता और पशु अधिकारों के बारे में चर्चा होती है। आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक दिल्ली की बुलबुल है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि आज जो वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, शायद पर्यावरण ही उनका मुख्य मुद्दा है। जो रेत का एक ढेर बनना है, उस पर बहुत चर्चा हो रही है। और इसी आपके साथ जो परिचर्चा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हमारे 3 युवा छात्र, हम कह सकते हैं सचिन चौहान, जो कि डीएवी में एमए हिंदी के छात्र हैं और वैली ऑफ वर्ड्स में हिंदी कंटेंट राइटर भी हैं। दूसरे हैं पलक झा, जो डीआईटी से बीए ऑनर्स की छात्रा हैं और वैली ऑफ वर्ड्स में इंग्लिश कंटेंट राइटर हैं। तीसरी छात्रा है अंजलि राणा, जो कि बीए डीएवी से करने जा रही। आप भी सादर आमंत्रित हैं। तो सर्वप्रथम मेरा आग्रह है कि आप किताब का लोकार्पण के लिए मैडम। मैडम, एक 3 किताबों का एक साथ लोकार्पण हो रहा है। अब आप अपने किताब के संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए, उसके बाद ये छात्र। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं वैली ऑफ वर्ड्स को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एक सेशन रखा, विशेष रूप से क्योंकि मैं बाल साहित्य लिखती हूँ। प्रायः लिटरेरी फेस्टिवल्स में बड़ों की पुस्तकें रखी जाती हैं, बाल साहित्य को जगह कम मिलती है। तो आपने बाल साहित्य को जगह दी। वैसे तो बाल साहित्य के बिना बड़ों का साहित्य भी सृजित नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करना चाहूँगी। अभी 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। तो पहली पुस्तक दिल्ली की बुलबुल है। दिल्ली की बुलबुल दिल्ली की बुलबुल का अगर आप कवर देखें तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है उतनी दूर से कि नहीं?
हाँ, वहाँ दिख रहा होगा। बुलबुल के हाथ में क्या है? हाँ, मोबाइल, जिसके बिना अब हम सबके हाथ में भी मोबाइल ही होता है। तो ये कल्पना इस पर आधारित है कि जैसे हमारा परिवार होता है मनुष्यों का, उसी प्रकार से पशु पक्षियों, पौधों, सभी के परिवार होते हैं। और ये जो दिल्ली की बुलबुल है, इसको व्हाट्सएप आया है और उस पर लिखा है नमस्ते मौसी। हमारी ही मौसी नहीं होती, उनके भी मौसी, मामा, ताऊ सब होते हैं। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हम सब की है और मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ भी है वो केवल हमारे लिए है। और इसी भूल के कारण सब तरफ जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। अपने उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर समाप्त होते जा रहे हैं। मैंने एक कहानी लिखी है, चतुरंगी ग्लेशियर का अंतिम संस्कार। चतुरंगी ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर का एक छोटा सा ग्लेशियर है और अंतिम संस्कार तब हो जाता है जब उसमें बर्फ़ नहीं आती और काफ़ी सालों से नहीं आई और वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। अगर हम कूड़े की बात करें, जल स्तर की बात करें, अभी कल मैंने उत्तराखंड में 500 विद्यालयों का सेशन लिया ऑनलाइन पर्यावरण पर। बच्चों ने बताया कि जहाँ पर उनके घर के पीछे झरने बहते थे अब वो झरने सूख गए हैं, केवल बरसात के समय उसमें पानी आता है। तो इसीलिए मेरी पुस्तकें पर्यावरण पर आधारित हैं और नैतिकता पर आधारित हैं, क्योंकि समाज पर्यावरण और नैतिकता दोनों से चलता है। और दिल्ली की बुलबुल जो पुस्तक है इसमें 10 कहानियाँ हैं और ये कहानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में पक्षियों की आवासीय समस्या से संबंधित है। जैसे हमारे घर होते हैं ऐसे पक्षी भी अपने घर पेड़ों पर बनाते हैं और अगर पेड़ कटते जाएं तो पक्षी अपने घर कहाँ बनाएंगे। इसमें बाकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ करोगे क्या जो हम सब पर लागू होता है, कुछ छोड़ा तो नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो जब तक उसके अंदर चॉकलेट है तो वो मेरी है। जैसे खा ली और रैपर है वो फेंक दिया क्योंकि फिर वो मेरा रह नहीं गया, तो कुछ छोड़ा तो नहीं। इसमें असली ज़िंदगी, असली वाक़या पर कहानियाँ हैं। ये पुस्तक मिस सेहत, क्योंकि मैं थोड़ी जेंडर बायस्ड हूँ तो मिस सेहत टाइटल रखा है। मिस सेहत का आइडिया मुझे मिस इंडिया से आया, लेकिन अगर हर लड़की मिस सेहत हो और हर लड़का मास्टर सेहत हो तो फिर बीमारियां होंगी नहीं और हमारे देश के संसाधन, मानव संसाधन पूरी तरीके से हम लोग उपयोग कर पाएंगे। इसमें 5 कहानियां हैं और ये कहानियां मुझे इनफैक्ट ईट राइट पर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के FSSAI ने लिखने को कहा था। बड़ा नीरस सा विषय था, कम नमक खाओ, कम चीनी खाओ, कम तेल, एडल्ट्रेशन टेस्ट, क्योंकि मैं इत्तेफाक से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही इस विभाग की यूपी में, तो एक चुनौती थी और मुझे अच्छा लगा किसी ने मुझसे लिखने को कहा। तो इसमें जो कहानियाँ हैं ये इन विषयों पर हैं और थोड़ी सी कोशिश ये है कि समाज में जो विषमता है, कितने आर पार हम लोग हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं ये मैं खुद कंसेप्चुलाइज करती हूँ सारी पुस्तकों के, और मैं उन कलाकार के कुलभूषण जी की बहुत आभारी हूँ जो कि इन्हें मूर्त रूप देते हैं। इसकी एक कहानी मुझे बच्चों ने बताया, उनको नाम से बड़ी अच्छी लगती है, पराठे वाली गली, क्योंकि उसमें बहुत सारे पराठों का जिक्र है विभिन्न प्रकार के। इसकी एक कहानी है कुंभ मेला जो हरिद्वार उत्तराखंड में यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि में है। तीसरी पुस्तक चौरी चौरा संग्राम। चौरी चौरा संग्राम की इस बार 4 फरवरी 2022 को 100 वर्ष हुए इस घटना को। ये घटना गोरखपुर के पास हुई थी 100 साल पहले। इत्तेफाक ये है कि हमारी जो बहुत सी महत्वपूर्ण, जैसे मेरी एक पुस्तक कुंभ भी है और ये चौरी चौरा, तो इन सब पर बड़ी कॉफ़ी टेबल बुक्स होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए प्रायः पुस्तकें नहीं होती, तो बच्चों को भी इनकी जानने की आवश्यकता है। तो ये जो पुस्तक है चौरी चौरा संग्राम, इसमें इसके संबंध में, घटना के संबंध में वर्णन है एक नाटकीय ढंग से कि आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में इसको मना रहे हैं, बल्कि इसका विमोचन भी माननीय गवर्नर यूपी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया था। और इसको उससे जोड़ा है कि इस पर एक नाटक हो रहा है और अंत में जो मुख्य अतिथि हैं जो कि एक शिक्षक हैं वो इसके बारे में बोलते हैं।
ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ आम लोगों ने एक साथ मिलकर पुलिस के उत्पीड़न और जमींदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अगर ब्रिटिश थाना जला लेने का हौसला लोग रखते हैं तो ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उनको किसी ने एकत्रित नहीं किया था। और जब इन लोगों को फांसी चढ़ाई गई तो इनसे किसी ने पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि हम सब 10 महीने बाद वापस आ रहे। तो ऐसा जज्बा था उन लोगों का। और जो इसमें मुख्य अतिथि का उद्बोधन है बच्चों के लिए अंत में, उसमें यही है कि वो जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की थी इतने शहीदों के, आम नागरिकों के लिए जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, उनके बलिदानों के फलस्वरूप आज हम क्या कर रहे हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हम सोचते हैं हम उस देश में हैं जो सोने की चिड़िया था। लेकिन केवल तारीफ़ करना, केवल प्रशंसा करना और जो कहते हैं ना बास्किंग इन दैट ग्लोरी, उतना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न ये है कि हम आज कैसे नागरिक हैं। और नागरिक हम छोटी सी उम्र में भी बन सकते हैं ही रादर। छोटे से बच्चे भी नागरिक होते हैं। तो हम एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं, तो ये इसमें कोशिश है। मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो दिल्ली की बुलबुल है, इसको इंडिया टुडे के द्वारा आधुनिक पंचतंत्र कहा गया था रिव्यू में, और इसका हिंदी वर्जन कैलिफोर्निया में पाठ्यक्रम में भी एक जगह और महाराष्ट्र के कुछ निजी स्कूलों में लगाया गया था। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। एक मरतबा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सेशन शुरू करने के लिए, और आपका एक मरतबा फिर से वैली ऑफ वर्ड्स के द्वारा वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के 6th एडिशन में पुनः आप सभी का स्वागत। ये 3 पुस्तकें, जैसा कि सर ने मैम के बारे में बताया, मैम IAS ऑफिसर हैं, 1985 बैच की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुई, और पर्यावरण पर मैम बहुत ज़्यादा लिखती हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्योंकि बतौर मॉडरेटर मैं हमारे जो श्रोता हैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो कहानियों का फॉर्मेट है, जो कहानियां लिखी गई हैं, वो यथार्थवादी कथानक के द्वारा आदर्श और मूल्यों को बच्चों के अवचेतन मन में उन्हें बिठाने की कोशिश है मैम की। उसमें न सिर्फ समस्याओं को पहचानना बल्कि उनके समाधानों को भी सामने रखना, उजागर करना है। सबसे पहले जब सत्र शुरू हुआ था, आपने जिक्र किया कि मोबाइल का, और उसके बुक के कवर पर भी है। ऐसे दौर में जहाँ पर इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का टाइम है, इजीली एक्सेसिबल कोई सा भी इंटरटेनमेंट है जैसे यूट्यूब, ऐसे दौर में जहाँ पर इमेजिनरी जो लोग है वो बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा है। किसी के भी घर पे, हमारे आपके किसी के भी घर पे जो बच्चे हैं, उनके हाथ में अमूमन किताबों की जगह पर आपको मोबाइल आसानी से देखने को मिल जाएंगे, और ये विरले होगा कि आप किसी बच्चे के हाथ में किताब देखें बजाय मोबाइल के। ऐसे दौर में बच्चों को, जैसा हम अभी आगे जिक्र भी करेंगे कि बाल साहित्य की उतना बेहतर स्थिति में हम है नहीं, अभी उस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को, जो नई युवा पीढ़ी है, जो 8, 9, 10 बरस के हैं अभी, उनको ऐसे मोबाइल के दौर से, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट में, जहाँ पर चीप एंटरटेनमेंट सिर्फ 2 क्लिक दूर है, वहाँ पर ऐसे धैर्यवान बनाकर किताबों की ओर कैसे मोड़ा जाए मैम? देखिए, समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। पहले तो सब पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जो विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव पुस्तकों पर भी आया। मेरे विचार से सबसे पहले जो कि पुस्तक पढ़ने की आदत, ये घर से शुरू होती है। हम में से कुछ लोग होंगे शायद जिन्होंने अपने बचपन में अपने घर पर अपने नानी, नाना, दादी, दादा, पिताजी, माताजी, उनसे कहानी सुनी होगी। और ये केवल कहानी सुनाना नहीं होता, ये एक बॉन्डिंग भी होती है, क्योंकि जब आप बचपन की सोचते हैं तो आपको वही याद आता है। इसके साथ ही साथ विद्यालयों में, स्कूल में भी इसकी आदत पड़नी चाहिए। अब मुझे पता नहीं लाइब्रेरी पीरियड होता है कि नहीं। बच्चों, आप लोग कहाँ से हैं, किस विद्यालय से हैं? ओके, डू यू हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑल्सो? यू डोंट ना? ओके, सो मैं यही बात कह रही थी कि चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, बल्कि स्कूल से ही शुरुआत होती है। तो पहले लाइब्रेरी पीरियड होता था। वेरी गुड। और फिर हम ना लाइब्रेरी में पुस्तक के लिए नाम लिखाते थे, क्योंकि बहुत कम कॉपी होती थी, और जब लाइब्रेरी पीरियड आता था तो बड़े धड़कते दिल से जाते थे कि आज पुस्तक मिलेगी कि नहीं, और मिल जाती थी तो ऐसा लगता था खजाना मिल गया हमको। तो पुस्तकें पढ़ने की आदत घर से
परिवार से और विद्यालय से शुरू होती हैं। अवार्ड में, पुरस्कार में भी स्कूलों में आपको चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, चाहे अप्रिसिएशन हो, मेडल्स मिले, लेकिन उसके साथ साथ पुस्तक मिलती थी जिसमें वहाँ के प्रिंसिपल साइन करके देते थे, और वो पुस्तक हमेशा कीमती होती थी कि हम अपने साथ रखें। तो हम अगर हवा में सोचें कि पढ़ने की आदत आ जाएगी तो वो तो संभव नहीं है। बड़ों को भी पढ़ना होगा, और सारी आदतें बचपन से ही शुरू होती हैं। जी जी बिल्कुल। जैसा मैम ने कहा कि सबसे पहले जो घर में बड़े हैं उनके हाथों में मोबाइल की जगह अगर किताबें दिखेंगी तो यकीनन वो असर अगली पीढ़ी पर आसानी से पड़ेगा। उसके साथ ही इस मंच के माध्यम से मैं जितने लाइब्रेरी लोग देखते हैं उन सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप नम्र होकर थोड़ा पेश आएँ, और जब पुरस्कारों की बात आती है तो मटेरियलिस्टिक की जगह किताबें अगर हम आगे दे सकें तो यकीनन वो अच्छा स्टेप हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगा अंजलि राणा से कि वो मिस सेहत पर मैम से कुछ चर्चा करें। जी धन्यवाद भैया। मैम, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर आपने पहले ही दे दिया है। अच्छा। मिस सेहत जब मैंने किताब अपने हाथों में पकड़ी थी, सबसे पहले मैंने उसका नाम देखा, मिस सेहत। मिस सेहत ही क्यों, मिस्टर सेहत क्यों नहीं, या फिर मिस्टर हेल्थ क्यों नहीं? मैम इस पे प्रकाश डालें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जाहिर बात है, मुझे दिल में ये लगता है कि लड़कियों को, बच्चियों को आगे आना चाहिए, और जब तक हम जगह जगह विजिबिलिटी नहीं बनाएंगे तभी बच्चियां और आगे आएंगी। हाँ, बहुत आगे आ चुकी हैं, लेकिन अभी तो बहुत बहुत दूर आगे जाना है। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो अपने चरित्र लेती हूँ या कहानी में मेरे लड़कियों को प्रधानता मिलती है। अगर मिस सेहत की पहली कहानी है कच्छ रण महोत्सव, तो उसमें भी जो गाइड है वो लड़की ही है, मेघना गाइड है। तो प्रायः प्रयास यही रहता है, क्योंकि द मोर गर्ल्स आर विजिबल वेर एवर दे आर, वेदर इन बुक्स and in outside world, the more development of girls in various spheres will take place. जी धन्यवाद मैम। एक और कच्छ भ्रमण के ऊपर ही मेरा प्रश्न था। जी। कच्छ भ्रमण में आप बार बार नमक के बारे में जिक्र करती हैं कि किसी भी, ना नमक बल्कि आप सेहत के बारे में बताती हैं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती हाँ। है। तो जब हम ये किसी बच्चे, अगर हम बाल साहित्य की बात करें तो ये कैसे हो जाता है, कितना मुश्किल आपको देखने को मिलता है कि बच्चों को लेवल, मतलब मुझे बच्चों को समझाना है तो कितनी दिक्कतें आपको, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कि बच्चों को समझाना है, थोड़ा सा यहाँ पे नर्म पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे कठोर फैक्ट ऐसे रख रही हूँ तो बच्चों को समझ आना चाहिए। जैसे एक WHO का आपने फैक्ट रखा कि हमें 5% हमें नमक खाना चाहिए प्रतिदिन, लेकिन हम कैसे ना कैसे हम 10% इनहेल कर लेते हैं। तो कभी आपको ऐसे मुश्किल आई कि बच्चों को देखना है, बाल साहित्य का काम कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नर्व या फैक्ट ऐसे रखना है, प्लीज़ मैम? मुझे ये लगता है कि जब भी किसी को कोई चीज़ समझानी होती है तो उसको बहुत प्यार से और विनम्रता से समझाएं, तभी कुछ प्रभाव पड़ता है ना। डर से और डांट से बहुत कुछ होता नहीं है, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों। और अति नमक की क्यों नहीं, अति मोबाइल के उपयोग की क्यों नहीं, टीवी देखने की क्यों नहीं, बहुत सारी चीज़ों की अति है ना। तो एक जो संतुलन है वो विभिन्न चीज़ों में बनाकर ज़िंदगी में चलते हैं। और अभी हमने इतना सुंदर नृत्य देखे, 2 नृत्य देखे, वो तो सब संतुलन के बारे में ही थे। तो सब जगह संतुलन बनाकर रखेंगे तो वही चीज़ अच्छी होएगी। बिल्कुल, संतुलन आवश्यक है। एक और क्वेश्चन इसमें है मैम कि बच्चों के लिए आपको लिखना पसंद है या सिर्फ लिखना पसंद है? बाल साहित्य के लिए लिखना पसंद है या अपने अंतर्मन की संतुष्टि के लिए लिखना पसंद है? नहीं, मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आई शुड मेक अ डिफरेंस समवेयर, चाहे वो बहुत छोटा सा ही अंतर क्यों ना हो। तो जैसा अभी बताया गया कि मैं पर्यावरण पर 22 वर्ष से काम कर रही हूँ, और उस बाल वाहिनी के लिए, हमारी 1 लाख बच्चों की बाल वाहिनी थी, जिसके लिए एक स्लोगन था जो हम में, आप में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी जो भी उम्र हो, हम सब पर लागू होता है कि एक सृष्टि एक जीवन। यही एक सृष्टि है और यही एक जीवन है। ना हमें पहले का याद है, ना आगे जहाँ जाएंगे वहाँ याद रहेगा। मुझे भी कुछ करना है। तो इतना बड़ा जो मनुष्य जीवन मिला है, विरले मिलता है, हम इसमें कुछ करें। तो मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा कुछ लिख करके अगर बच्चों की सोच बदली जा सकती है, यही उद्देश्य है। बेहद शुक्रिया मैम। मेरी इसी कड़ी में अंतिम प्रश्न, और फिर मैं माइक की कमान दोबारा सचिन भैया को देना चाहूँगी। महोदय, कितना मुश्किल होता है कि अपने ज्ञान के स्तर को बच्चों के ज्ञान के स्तर तक
उसको समान करना। मतलब अगर आपके पास इतना, क्योंकि आप काफ़ी ज्ञानी बुद्धिजीवी हैं, बच्चों के हिसाब से उस ज्ञान को कैसे थोड़ा करके उन्हें देना है, ये कितना मुश्किल होता है? या फिर आपको लगता है कि हाँ इतना ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा और भारी ज्ञान दे देंगे? मुझे पता नहीं, मुझे बच्चों के लिए लिखना कभी कठिन नहीं लगा, लेकिन मैं जैसा सभी से कहती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ कि बड़े होकर के अपने अंदर के बच्चे को ज़रूर जीवित रखना। तो अगर हम अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बच्चों के लिए लिखें तो उसको बहुत सरल भाषा में लिखें, ज़्यादातर सरल भाषा हो, लेकिन एक दो कठिन शब्द हों जिससे कि उन्हें जिज्ञासा हो और वो उन कठिन शब्दों को ढूंढें, थोड़ी सी अपनी ना शब्दकोश, डिक्शनरी, वोकैबुलरी ये थोड़ी बढ़ाएं। शुक्रिया मैम। माइक की कमान सचिन भी आपकी तरफ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी अति का जिक्र और बैलेंस मेंटेन करने का जिक्र हो रहा था, तो बशीर बद्र साहब का संभवतः ये शेर है, इसमें कुछ हर्फ ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसका जो भाव है कि उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो दौर कितना दूर है कि जब वो 4 किताबें भी पढ़ेंगे कम से कम। अभी तो मोबाइल से छटें तो किताबें हाथ में आएँ, अभी हम कितने दूर हैं। और उसके अलावा पर्यावरण का जिक्र हुआ था, तो इससे पहले कि मैं पलक झा की ओर रुख करूं, पन्नी मैडम आपको नाम मिला था, अगर मैं सही हूं तो उस बारे में मैम ज़रा सा प्लीज़ बताएं, उसके बाद पलक झा की ओर रुख करेंगे। ये बड़ा अलग सा नाम है। जब मैं डीएम कानपुर नगर थी तो मैं, जैसा इन्होंने अभी बताया कि मैं वहाँ तैनात हुई, मुझे गंगा जी के घाट इतने गंदे लगे तो मैंने वहाँ पर खुद प्लास्टिक पॉलीथीन सब बीनना शुरू करा, जो उस समय अब से 22 साल पहले लोगों को बड़ा विचित्र भी लगा, बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन बच्चों को जोड़ करके हम कपड़े के थैले बनाते थे। 26,000 कपड़े के थैले विद्यार्थियों ने बनाए, अब वो बांटे। लेकिन कुछ लोग जो थे, क्योंकि मैं सब जगह प्लास्टिक बीनती थी, तो उन्होंने मुझे पन्नी मैडम नाम दे दिया था, जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे कि कितना स्वीट सा प्यारा सा नाम है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जो आपने अभी मोबाइल की बात कही सचिन, एक ये सर्वे हुआ है, एक आकलन हुआ है कि जितना समय हम सोशल मीडिया पर एक वर्ष में व्यतीत करते हैं, उतने में हम 200 किताबें पढ़ सकते हैं साल भर में। तो 200 ना पढ़ें, 10 ही पढ़ लें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरी साथी पलक झा से कि वो मैम से उनकी पुस्तक दिल्ली की बुलबुल से संबंधित कुछ प्रश्न करें, शंकाएं हो तो उन्हें दूर करें, और हमारे जितने श्रोतागण हैं उनके बिहाफ पर चर्चा आगे बढ़ाएं। पलक झा प्लीज। दिल्ली की बुलबुल से पहले मैम आपने जिक्र किया पर्यावरण वाहिनी का। इसमें 75 से ज़्यादा स्कूल्स थे, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। मैम, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था और सबसे मुश्किल पार्ट क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं इतने सारे बच्चों से जुड़ी ना, और इतने सारे बच्चों के साथ हम जो काम कर रहे थे उनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे ना। ये नहीं कि जिम्मेदारी नगर निगम की है, प्रशासन की है, इसकी मेरी जिम्मेदारी क्या है ना। तो ये सबसे अच्छी बात थी। कठिन बात ये होती है कि जो सोच बदलिए वो सोच बरकरार रहे। इसलिए बार बार जैसे मॉरल साइंस के भी हमारे क्लास होते थे, वो भी अब पता नहीं होते हैं कि नहीं, लेकिन तो हम जब उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठती है। तो इसलिए क्या होता था कि मुझे अपना सारा समय, क्योंकि मैं कानपुर करीब 7 वर्ष तैनात रही, मैं डीएम पर, फिर वीसी थी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और फिर डिविजनल कमिश्नर थी। तो सारा मेरा समय ऑफिस के काम के बाद वो सारा समय इसी में ही जाता था कि स्कूलों से और पर्यावरण संबंधित कार्यों। अभी अंजलि भी जिक्र कर रही थी इस चीज़ का, महिलाएं मुख्य भूमिका में हैं। मिस सेहत हो गई, दिल्ली की बुलबुल में नानी है हमारी, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह मुख्य भूमिका में है। आप चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें, उन्हें देखकर आगे बढ़ें, एक प्रोत्साहन मिले। आपके जीवन में ऐसी कोई महिला थी जो मुख्य भूमिका में थी? मेरे ख्याल से हम सबके जीवन में होती है। मेरी माँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और हमारी पीढ़ी में तो अगर आईएएस में बैठने का अवसर मिला, या अगर, क्योंकि मैंने अभी ऑडियो बुक्स भी रिकॉर्ड करी हैं, तो मैं बचपन में रेडियो में, फिर उसके बाद टेलीविज़न पे काम करती थी एज ए ड्रामा आर्टिस्ट, तो सब उन्हीं की वजह से संभव है।
बल्कि जब हमारी मम्मी हम लोग को कहीं पुश करती हैं कि ये करो वो करो, तब कभी कभी ये लगता भी है, लेकिन बाद में ये एहसास होता है कि हाँ, हम उन्हीं की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। एक काफ़ी इनफॉर्मल और जनरल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरह के लोग बैठे हैं। एक बुक जो अभी आपके दिमाग में आ रही हो, जो आप चाहें कि हम सब पढ़ें, वो कौन सी बुक होगी? मैं अपनी किताब में से ही बोलूँ? जी जी मैम, बिल्कुल जी सर। जी बिल्कुल। आपकी फेवरेट? तो इनमें तो मुझे लगता है कि आप दिल्ली की बुलबुल पढ़िए, क्योंकि उसमें 10 कहानियाँ हैं। वैसे यहाँ जो प्रकाशक हैं विद्या प्रकाशन, उन्होंने स्टॉल भी लगाया है उनका, ये 3 पुस्तकें हैं वहाँ पर, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं और कहने को ये बच्चों के लिए हैं पुस्तकें, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो बड़ों पर लागू होती हैं। हम बड़े ही सही हो जाएं तो हमको देखकर बच्चे भी सही हो जाएंगे। आखिरी सवाल होगा दिल्ली की बुलबुल से। पर्यावरण और नैतिकता पूरे टाइम इसी पे जोर रहा है। आज के युवाओं के लिए जो इस बारे में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, उनके लिए आपकी एक सलाह क्या होगी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, हम कहते हैं हमारी पृथ्वी हमारा घर है, पहला कदम क्या होगा जो हमें उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर उन्हें एहसास हो जाए कि पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो अपने आप कदम उठा लेंगे। अब जो टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, जो हम सब अपने चारों तरफ देख रहे हैं, 1990 में एक स्टडी हुई थी जिसमें प्रिडिक्शन किया गया था कि 2090 में, अभी तो हम 2022 में हैं, इंडिया में 32 डिग्री तापमान होगा। तो हम तो 50 के करीब पहुंच गए। तो जो भी बच्चे बैठे हैं, जो भी हैं, आज से इतने साल बाद ये पृथ्वी इस लायक तो रहे कि आप यहाँ पर खुशी से रह सकें। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, इस साल भी जो टेम्परेचर्स ज़्यादा हुए हैं उसकी वजह से पंजाब में जो गेहूँ हैं 18% ईल्ड कम है। तो खाने की समस्या, हर प्रकार की समस्या, उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। तो अगर हमें एहसास हो गया, तो जब हमें किसी चीज़ पे यकीन हो जाता तो हम ज़रूर कुछ करते हैं। और एक चीज़ और कि समाधान हमारे हाथ में है, हम दूसरों की तरफ ना देखें, हम जो खुद कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो कर लें। क्योंकि हमने स्वतंत्रता ऐसे युग में प्राप्त करी थी, तब ना इंटरनेट था ना फ़ोन थे। तो अगर ऐसे समय में हम सब एकजुट होकर के स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के युग में जब हम सब कनेक्टेड हैं एक तरीके से, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद मैम। आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था जब चौरी चौरा की बात हो रही थी कि 75 हमको आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, और चौरी चौरा जब हुआ था गोरखपुर के पास में, असहयोग आंदोलन, आप सभी इतिहास के उतने इतिहास से आप वाकिफ़ हैं। 100 साल चौरी चौरा के हुए हैं और अभी 75 साल हमको आज़ादी के हो गए हैं। बच्चों के साहित्य में इतिहास को ढालना, बच्चों के लिए कथानक में ढालना, क्योंकि मौलिकता, आदर्श और जो हम चीज़ें इनकलकेट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ इनकलकेट करना चाहते हैं, वो फिर भी तकरीबन इतिहास के मुकाबले काफ़ी आसान है उन पर लिखना। लेकिन इतिहास जैसे क्लिष्ट विषय को, इतनी ऐसी चौरी चौरा संग्राम जैसी घटनाओं को बच्चों के लिए लिखना, ये कितना मुश्किल है और इसे कैसे लिखा जाना चाहिए मैम? देखिए, इतिहास की जो घटना है जैसी है रूबरू वैसे ही उसको दर्शाई जानी चाहिए ना, क्योंकि वो तो इतिहास है, एक घटना है, उसमें कल्पना कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कठिन होता है। जैसे आप चौरी चौरा देखें, कितने पृष्ठ की है ये? बहुत कम पृष्ठ की है, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं काफ़ी सारे। 32 मात्र। हाँ, क्योंकि बच्चों के लिए इलस्ट्रेशंस बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, 450 पृष्ठ की पूरी घनी घनी लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी, मोटी मोटी, और फिर उसका निचोड़ इसमें लाने की कोशिश की, अपनी कल्पना के साथ उसको जोड़ने की। तो इतिहास की कोई घटना लेते हैं तो उस पर बच्चों के लिए लिखना थोड़ा सा कठिन और जटिल इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। जी जी बिल्कुल मैम। इसकी प्रस्तावना में आपने लिखा है कि चौरी चौरा संग्राम हमें यह पाठ सिखाता है कि अत्याचार का विरोध करना चाहिए, चाहे अत्याचारी कितना ही सशक्त क्यों ना हो। एकता में असीम शक्ति होती है, साधारण नागरिक भी बहुत कुछ कर सकता है। और इसी से मैं जोड़कर देखता हूँ कि जब आपने गंगा घाट में जाकर, उत्तराखंड से बहुत स्नेह रहा है आपका और दशकों से रहा है, कोई नया नहीं है, दशकों से रहा है। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उस शेर के कुछ मिसरे इस प्रकार से हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हाँ, मैं बिल्कुल। पढ़ देता हूँ कि
अपने समस्याओं से समाधान की ओर जाने की, कि सिर्फ हम समस्याएं समस्याएं कहते रहेंगे, उसका उजागर करने से जब तक हम समाधान की ओर नहीं जाएंगे उसका कोई खास मतलब बैठता नहीं है। वो है कि उसके जो शेर के कुछ मिसरे हैं, मैं जिसने लिखे हैं उनके कलम को मैं नमन करता हूँ। बहुत खूबसूरत शेर है कि जिनके इरादे जवां हो वो ही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वो ही बाजी पलटते हैं। आंधी के लिए मुखालिफ के लिए हर आंधी नहीं होता, इरादे हो जवां जिनके वो ही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वेरी गुड। वैसे ही बतौर IAS ऑफिसर आपने गंगा घाट पर जाकर खुद शुरुआत की, और ऐसे ही प्रयासों की हमारे समाज को अभी ज़रूरत है। आपको मैम देहरादून से और उत्तराखंड से आपका लगाव रहा था, कल जिक्र भी कर रहे थे कि कितनी गंदगी और कितने सारे नकारात्मक चीज़ें हैं, उन पर किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए। बतौर जो देहरादून वासी है, वैली ऑफ वर्ड्स जो वैली के लोग हैं, उनका क्या रोल है, उस पर मैम आप कुछ। देखिए, पहली चीज़ यही है कि हमें यकीन हो कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है वो ये है, जब हम ओनरशिप लेते हैं, ये हमारा घर है, हम अपने घर में तो कूड़ा कचरा नहीं फेंकते। कल हम सहस्त्रधारा गए, सहस्त्रधारा पर सुंदरता तो बहुत कम दिखी, क्योंकि वो जो सुंदर सा पानी था उसके इर्द गिर्द चारों तरफ लोगों ने कूड़ा फेंक रखा था। और ये नगर पालिका या उनकी जिम्मेदारी नहीं है केवल, अगर लोग ऐसे फेंकते रहेंगे तो कैसे लगातार उठ सकेगा। तो जब हम ओनरशिप लेते हैं कि ये हमारा है तो हम उसकी सुरक्षा भी करते हैं। इसीलिए हमने ये बात, जो मैंने बात कही थी, और मेरी फिल्म का टाइटल जो बच्चों के लिए है, हमारी पृथ्वी हमारा घर, क्योंकि हमारा घर तो ये पूरी बड़ी सी पृथ्वी है। तो यकीन, जिम्मेदारी, और एक बात और कि मेरे कुछ करने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, आप कुछ करें तो और ना करें तो भी। एक और बात का, मैं खास बात का जिक्र कर देना चाहता हूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में आप सब, जब से सत्र शुरू हुआ है मैम, जितने भी सत्र होते हैं, कहीं भी हो, कभी भी प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर एक भी प्लास्टिक की बोतल नहीं है। अपने निजी ज़िंदगी में भी जितना कम से कम पानी हम इस्तेमाल करें, हम कहीं ना कहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम दुनिया को ज्ञान बांटें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप पे उसे लागू करें। इससे पहले कि इस सत्र के आखिरी कुछ सवाल हम लें, मैं चाहूँगा कि अंजलि या पलक, अगर आप लोग कोई और सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस ऑडियंस से, फिर उसके बाद ये सत्र समाप्त। एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि अब आपने मेरी दिल की बात कह दी है। जी जी। पानी तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं, 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतल का उपयोग दुनिया में होता है, एक दिन में 144 करोड़। ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ, आज से 30-40 साल बाद इनको कैसी दुनिया मिलेगी। हाँ, कठिन होता है आदत बदलना, लेकिन असंभव नहीं होता। जी चलिए, एक अंतिम प्रश्न मेरी तरफ से। उससे पहले मैं एक शेर, अगर इजाज़त हो तो, मेरे दिल जहन में भी उतर गया हमारे है। साथ तो शेर और शायरी ना। जी, बिल्कुल। एक सुना भी होगा आपने कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी। इस शेर को मैं पूरा कर देता हूँ। दुष्यंत कुमार साहब की गज़ल का है कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। फ़कत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी शेर पे अमल करते हुए हमारे सामने मैम बैठी हुई हैं। उन्होंने एक, मैं बोलूँगी, एक मुहिम ही ठान ली है कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ एक नया तो उठा के लाऊं, एक नई क्रांति में ज़रूर लाऊं, चाहे ये शब्दों से लाऊं, अपनी कहानी के ज़रिए लाऊं, बच्चों में एक क्रांति ज़रूर लाऊं। बहरहाल मैम, एक अंतिम प्रश्न, बाल साहित्य से आप संबंध रखती हैं, कभी आपके जहन में आया नहीं कि बड़ों के लिए भी कुछ लिखूं? नहीं, मेरे जहन में मैं बड़ों के लिए वैसे लिखती हूँ, मैं एडिटोरियल्स लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, जेंडर इश्यूज़ पे, एनवायरनमेंट पे, बहुत से और अन्य विषय पे रिसर्च पेपर्स भी करती हूँ। लेकिन जहाँ तक कहानियों का प्रश्न है, वो मुझे बच्चों के लिए लिखना पसंद है। जी, बच्चे, नींव हम अच्छी भी होनी बच्चे। चाहिए ना हमारी। हर एक दिल में बच्चा है। बिल्कुल।
बिल्कुल, हमें शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ेगी। और आज अगर एक चीज़ आप लोग यहाँ से लेकर के जाएं, तो कृपया ये आंकड़ा ज़रूर लेकर के जाएं कि हम एक साल में 144 करोड़, एक दिन में 144 करोड़ हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो 10 साल बाद हम किस जगह पर होंगे। और जैसा कि तापमान की अभी बात हो रही थी, हमारा जितना आकलन था, हम उससे काफ़ी तेज़ गति से बुरे स्थिति में अपने आप को धकेल रहे हैं। तो ये आंकड़ा अपने साथ लेकर जाएं और अपने दैनंदिन में अपनी हर एक दिन की आपकी जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें। थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा आप करेंगे, ऐसे मिलके ही ये सूरत हाल जो है बदलेगी। मैं पलक झा से गुजारिश करूंगा कि एक आखिरी सवाल वो करें, फिर हम कुछ ऑडियंस से सवाल आमंत्रित करेंगे। सवाल नहीं पूछूंगी मैं बस उसी चीज़ को हाईलाइट करूंगी जो अभी हमने बात की। कुछ आग अंदर से आनी चाहिए। मैम की फिलॉसफी ही ये कहती है, वन लाइफ, यू हैव वन लाइफ, देयर इज वन अर्थ, लेट मी मेक द डिफरेंस, दैट्स इट। मैं एक बात आपके साथ और साझा करना चाहूँगी, क्योंकि देहरादून में उत्तराखंड में बैठी हूँ, तो मेरी बहुत सी कहानियाँ उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में हैं। और जब मुझे कहानी लिखनी होती है तो मैं यहाँ कहीं आकर के 2 दिन के लिए पहाड़ों के बीच बंद हो जाती हूँ, जिससे कि वो कल्पना आए। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वैली ऑफ वर्ड्स के सौजन्य से लिटरेरी फेस्टिवल्स में मैं कई जगह और गई, लेकिन देहरादून आने की और उत्तराखंड आने की एक बहुत ही विशिष्ट खुशी है। धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद मैम। अब हमारे जो श्रोतागण, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोग सवाल करना चाहें तो आपके सवाल आमंत्रित हैं। जितने भी श्रोतागण हमारे यहाँ, चाहे पहली सफ में बैठे हों, पीछे, आप में से कोई भी अगर कोई सवाल करना चाहता है। श्योर मैम। मैम, आपको टाइम कहाँ मिलता था? आप डीएम थी कानपुर की, और इतने, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बिजी स्केड्यूल यू हैव, फिर भी वक्त निकालना और उसके बाद जो काम होता है वो बहुत इज़ वेरी ड्रेनिंग, डीलिंग विद पॉलिटिशियंस, डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी, एंड देन लिखने के लिए एक स्थायी स्थिर माइंड चाहिए। तो कैसे करती थी आप? मेरे ख्याल से एक बात तो मुझे लगती है, क्योंकि हम सभी के पास 24 घंटे हैं जो 24 घंटे स्ट्रेच नहीं हो सकते, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है और प्रायोरिटीज़ हैं, कब हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, और जीवन के स्पेशली हम लोग जो, अब आप कहेंगे मैं जेंडर बायस्ड हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सुपर वुमेन बनने की ज़्यादा कोशिश करती हैं कि कोई भी क्षेत्र है हम हर एक में, चाहे घर हो, परिवार हो, कार्य हो, है ना, हम सब में ही बराबर जो है योगदान देंगे। लेकिन अगर आप जो काम करते हैं, अगर आपको उसमें अच्छा लगता है, आपको खुशी महसूस होती है, तो आपको थकान नहीं होती। तो अगर आपको एक जुनून होता है, एक सकारात्मक पॉजिटिव सेंस में, तो आपको उसको करने में मज़ा आता है। तो बस मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़, एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, तो अपने आप समय निकल आता है। यस सर, आपका एक सवाल। मैम, बहुत प्रेरणा स्रोत वाला आपका सेशन था, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा सुन के। मेरा एक जो प्रश्न है वो बाल साहित्य को लेकर है। जी। और आपने जो आयाम खोला है बाल साहित्य का, अगर आपने एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया, हम बड़े ही सही हो जाएं तो बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे, और आपने 2 चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा व्यंग लिखा है जो इस पुस्तक में निकल के आ रहा है, ईट राइट कैंपेन और पर्यावरण। इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन पॉलिसी में आप देखते हैं बाल साहित्य को और बढ़ावा मिलना चाहिए, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट को एजुकेशन में बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि जिस जरिए से हम बच्चों से जुड़ रहे हैं स्कूल में, वो इस तरीके की स्टोरी टेलिंग जो आपने बनाई है उसके बहुत बड़े आयाम हो सकते हैं। उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जो पेचीदा जो सवाल हैं बहुत आसानी से बच्चों को जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं। आज की डेट में, आज अगर हम पर्यावरण की बात करें, लोगों को पर्यावरण के बारे में तब पता चलता है जब वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके होते हैं। तब उनको समझ में आता है कि हमारे परिवार में पिछले 20 साल से कचरे का कोई प्रबंधन था ही नहीं। तो इस तरीके की ये जो वाओ मोमेंट्स आते हैं वो अगर तो आपका कुछ, आपने तो सरकार की साइड से भी काम किया है, कुछ उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो। देखिए, बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होता है, और वो चीज़ घर और स्कूल से ही प्रारंभ हो सकती है। अगर करिकुलम में है तो अच्छी बात है। वैसे एक अच्छी बात है कि काफ़ी वर्ष पहले हम लोग क्या
शिक्षा में एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, नहीं तो पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक जो चीज़ मुझको व्यक्तिगत रूप से लगती है कि हम जैसे घर में भी बच्चों को कहते हैं कि अच्छा इंसान बनना है। कल मैं विद्यालय में थी, मैंने कहा अच्छा तुमने अच्छे काम क्या किए, तो बच्चे आकर निबंध तो जैसा बोल देते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना है, लेकिन अच्छा एक भी काम क्या किया वो 250 बच्चों में से एक बच्ची बता पाई कि मैंने एक बूढ़े दादा थे उनको रोड क्रॉस कराई। तो कमी कहीं ना कहीं हमारी बड़ों की है, घर में भी और विद्यालयों में भी, कि व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से क्या होना चाहिए, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए। थ्योरी तो सब अच्छी है जो निबंध में लिखती जाती है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग क्या तो कथा वाचन की परंपरा होती थी हमारे देश में, तो धीरे धीरे सब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीच में मन की बात में कहा था, उन्हें कुछ बच्चे मिले और उन्होंने बच्चों से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, तो बच्चों ने कहा कि हमें कहानी नहीं आती, हम चुटकुला सुनाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात लगी कि बच्चे कहानी नहीं जानते, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा अभी एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता शुरू की गई है जिसमें युवा लेखक हैं और 23 भाषाओं में की गई है, केवल हिंदी अंग्रेजी नहीं है, और उसमें बच्चे लिख रहे हैं और उनकी किताबें छप रही हैं, और 6 महीने तक, जहाँ तक मुझे स्मरण है, शायद 50,000 का वजीफा बच्चों को मिल रहा है। अभी मैं परसों आपके यहाँ कसीगा इंटरनेशनल स्कूल में गई थी, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक विद्यालय में भी लिटरेरी फेस्टिवल छोटे बच्चों की थी, और वो छोटे बच्चों को मुझे बताना था कि कहानी कैसे लिखो। लेकिन अगर ऐसी पहल की जाएगी करिकुलम में और विद्यालयों में भी साथ साथ, क्योंकि विद्यालयों में भी शिक्षक काफ़ी ज्ञानी हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आएगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत धन्यवाद सर आपका सवाल के लिए। आपने स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड सवाल किया था। मैं हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जाहिर कर देना चाहता हूं कि मैम स्टोरी टेलिंग भी करती हैं, और ऑडियो फॉर्मेट में भी मैम की बुक्स हैं। दिल्ली की बुलबुल कुछ समय पहले ही ऑडियो फॉर्मेट में हमारे पास आई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्टोरी टेलिंग का, जी मैम, हमारे पास 10 मिनट अभी हैं। मैं नहीं, टाइम ओवर हो चुका है, टाइम हमारा 10 मिनट का हो गया। ओह, टाइम ध्यान रखें। तो कोई बात नहीं, आपको वैसे अगर समय होता तो मैं कहानी सुनाती। आपने लोगों ने बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्योंकि बात कही थी कि देहरादून कैसे साफ हो, तो देहरादून तो आपका है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं स्वयं साफ करिए। कोई गलत काम करता है प्यार से उससे कहिए, तो ज़रूर साफ हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वो कहानी छूटने वाला, मेरे समय की कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई है, टाइम मैनेजमेंट मुझे आपसे ज़रूर सीखना पड़ेगा। इस नोट पर हम एक दो आखिरी किताबें जो आप, जैसे एकलव्य फाउंडेशन अभी काम कर रही हैं। 2 मिनट है कि नहीं? यस मैम, 2 मिनट का समय हमारे पास है, वो 15 मिनट का गैप है 2 सेशंस के बीच में, तो हम उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे एकलव्य फाउंडेशन अभी बाल साहित्य में अच्छा काम कर रहा है, आपकी कुछ रिकमेंडेशंस जो बच्चों के लिए हों, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में बुक्स हों या किसी भी तरह की, कोई रिकमेंडेशंस जो आपकी फेवरेट बुक्स हों, पसंदीदा किताबें जो आपके बचपन की हो या हाल फिलहाल में कैसी भी आपके नज़रों के सामने से गुजरी तो हो। मैं इसमें से पहले पढ़ दूं क्योंकि आपकी घड़ी चल रही है ना। जी बिल्कुल मैम। देखिए, ये कहानी है कुछ करोगे क्या, जो मैंने आपको बताई। जैसे हमारा विद्यालय, जैसे बच्चे यहाँ बैठे हुए, ऐसे एक अपना विद्यालय जिसमें पशु पक्षी भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये पशु पक्षी एक पिकनिक पे जाते हैं, और पिकनिक के बाद उनकी टीचर हैं बुलबुल मैम और कोयल मैम। तो बुलबुल मैम ने कहा है कि इतने बजे बस पे वापस आ जाना। चलो 2 घंटे में 10 मिनट बाकी हैं, बस पर वापस चलते हैं, सुनैना बत्तख बोली। सारे बच्चे बस की तरफ वापस जाने लगे। बुलबुल मैम बोली, सबने अपना सामान रख लिया? यस मैम, सारे बच्चे एक आवाज़ में बोले। बुलबुल मैम फिर बोली, ठीक से चेक करो, कुछ छोड़ा तो नहीं? नो मैम, सभी बच्चों की आवाज़ आई। फिर बुलबुल मैम ने कहा, मुड़कर देखो ठीक से। सब बच्चे हैरान थे। देखो, घास पर पड़े चिप्स के खाली पैकेट, एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े, टॉफियों व चॉकलेट के रैपर, बिस्किट के खाली डिब्बे, अखरोट, केले के छिलके, अमरूद के बचे हुए टुकड़े, मिनरल वाटर की खाली बोतलें जो पेड़ों की शाखाओं में और झाड़ियों में पड़ी हैं, वो किसकी हैं? अभी तक ये सब भरे थे तो तुम्हारे थे,
और खाली हो गए तो किसी और की जिम्मेदारी है। यदि उपवन में आने वाले सभी लोग इस प्रकार अनुपयोगी सामान छोड़कर जाएंगे तो ये कूड़ा उपवन हो जाएगा। अपना उपवन का अर्थ है ये हम सब के लिए है और इसे साफ छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। बच्चों को मैम की बात समझ में आई। लज्जित स्वर में उन्होंने कहा कि वे आगे से सदैव ध्यान रखेंगे तथा बचा हुआ सामान अपने साथ ले जाएंगे और कूड़ा डस्टबिन में ही डालेंगे। मिक्की और मिनी ने रैपर बटोरे, मुन्नू बंदर ने खाली बोतलें, गिल्लो ने अखरोट आदि। सब ने मिलकर 5 मिनट में ही सारी जगह को साफ कर दिया। गज्जू हाथी ने सूंड की तेज हवा निकालकर झाड़ू जैसी सफाई कर दी। मैम बोली, शाबाश बच्चों, अब हमने जैसी ये जगह पाई थी उससे बेहतर छोड़ी है। मुझे तुम सब पर गर्व है। अब बस स्कूल वापस जा रहे थे और सभी बच्चे मिलकर गा रहे थे। शायद ये गाना इन बच्चों को आता हो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमको वक्त दिया। और इस जब भी बदलाव की बात आती है, इकबाल अशर साहब का मुझे एक शेर बहुत पसंद है। मुझे हमेशा याद आता है कि ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये अलग बात है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे, चिराग आंधी में जल रहा है। ये अलग बात कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे, चिराग आंधी में जल रहा है। और यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो आपने वहाँ चिराग जलाया है जहाँ बाल साहित्य में अब तक बहुत उजाला था नहीं। इसी के साथ मैम आपका, हमारे श्रोतागणों का, वैली ऑफ वर्ड्स परिवार का, जिन्होंने ये सेशन पूरा कराने में अपनी योगदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैली ऑफ वर्ड्स की तरफ से गुजारिश करूंगा हमारे हॉल इंचार्ज से कि कृपया मैम को टोकन ऑफ लव वैली ऑफ वर्ड्स की तरफ से दें। इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।